नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी टीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 3 है। भाग 2 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उन सभी वीडियो को आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर पाएंगे कि आपके सामने यदि इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑल एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिलेगा, जो कि हिंदी में मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक, आप सभी को पता है। कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक है उन सभी का वहाँ पर दोस्तों आपको सोल्यूशन मिलेगा। लगभग हम वहाँ पर 40 से प्लस वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल की, जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि क्या सत्य हो सकता है। यदि आप किसी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनते हैं और 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि कौन सा इन चारों विकल्पों में से सत्य हो सकता है। सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ है, आधे छात्रों में विकास एवं एक ही दिशा में, परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, या फिर इन संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो विकास होता है वो एक तरह नहीं होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। आपकी कक्षा में एक बालक है जो कि बड़ों से तू तड़ाक करके बात करता है, तो आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि बालक के इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा कि आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे, जिससे कि वो भी उस तरीके से बात करना सीख जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। परिवार एवं पड़ोस है, गांव एवं शहर है, देश एवं राजनीति है, या फिर परिवहन एवं संचार साधन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। परिवार एवं पड़ोस। परिवार एवं पड़ोस दोनों ही समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए उपयोगी है, यानी कि आवश्यक तत्व है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। यहाँ पर अभिप्रेरणा किस प्रकार का कार्य करती है अधिगम प्रक्रिया में, इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का कार्य करती है अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, इससे पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में ये आवश्यक उपाय होगा। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान होने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा किस प्रकार का होगा? औसत से कम होगा, औसतन होगा, औसत से अधिक होगा, या फिर कह नहीं सकते। यहाँ पर डायरेक्टली सृजनशील छात्र के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा औसत से अधिक होगा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चयन प्रकार के सभी प्रश्न रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न ही होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं, अति लघु उत्तरी होते हैं, या फिर निबंधात्मक होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सरल भी प्रश्न हैं। जिस प्रकार के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं उसे ही चयन प्रकार के प्रश्न कहते हैं। उसी में आपको बताना है कि ये सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें 4 विकल्प होते हैं और आपको उन चारों विकल्पों में से देखना होता है कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। वो चयन प्रकार के या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहां पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, या फिर मूर्ख है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार हुआ कि वह छात्र बुद्धिमान है। क्या है? वह छात्र बुद्धिमान है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में सृजनशील बालक का गुण कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है, तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना। ये सृजनशील बालक का गुण नहीं होता है। विचारों में स्वतंत्रता, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना और नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि, ये तीनों ही सृजनशील बालक के गुण होते हैं। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग ये सृजनशील बालक का गुण नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को फिर आपको दोहरा देता हूं। प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग है वो इन चारों विकल्पों में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, या फिर सामान्य शिक्षा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। फिर से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा का, इसके बारे में आपको बताना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या फिर अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, ये तीनों ही बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो बालक रिक्त स्थान से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न हमने प्रॉपर्ली तरीके से बनाया हुआ है, जिसमें आपको 30 से 40 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर आपको इन सभी के बारे में समझाया भी गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बालक पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है, यानी कि पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, वो किससे ग्रस्त होता है? तो याद रखिएगा, वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है, जहाँ पढ़ने में उसको कठिनाई महसूस होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में?
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बालक संवेदी प्रेरक अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से आदृश्य की ओर है, आसान से कठिन की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, या फिर मूर्त से मूर्ति की ओर है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यह बताता है, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत यह बताता है, अनुकरण सिद्धांत यह बताता है, या फिर प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत यह बताता है? तो राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। कौन सा सिद्धांत बताता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा गुण प्रतिभाशाली बालक का नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, या फिर दैनिक कार्यों में विभिन्नता? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुस्त मानसिक प्रक्रिया। याद रखिएगा, जो प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं होगा वो सुस्त मानसिक प्रक्रिया नहीं होगा। विशाल शब्दकोश, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता और दैनिक कार्यों में विभिन्नता, ये तीनों ही प्रतिभाशाली बालक के गुण होते हैं। दूसरा वाला विकल्प है सुस्त मानसिक प्रक्रिया, ये प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम है, रटने का नियम है, तत्परता का नियम है, या फिर व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। याद रखिएगा, बच्चों में सीखने के लिए जो आवश्यक नियम है वो है तत्परता का नियम। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आपको बताना है, आपकी एक कक्षा है उसमें 2 छात्र नेत्रहीन हैं, तो आप किस प्रकार लिपि का या फिर किस लिपि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे? ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि, या फिर ब्रह्म लिपि? साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि नेत्रहीन छात्र के लिए हम कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का। तो यहाँ पर भी ब्रेल लिपि का ही प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक है और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे। नीरज के माता पिता से उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करने को कहेंगे। नीरज के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या फिर नीरज के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, आप खुद ही एक अध्यापक है, कक्षा 7 के अध्यापक है और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो आप एक अध्यापक के रूप में नीरज के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर जो श्रव्य सीडी होती है उसके माध्यम से वो जल्दी सीख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यहाँ प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? यहाँ पर पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न होगा। लघु उत्तरी प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा इस प्रकार का प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती हैं 10 होती हैं, 11, 14 या फिर 20 होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता होगा कि संवेगों में संबंध में जो मूल प्रवृत्तियाँ है उसकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। किसके द्वारा 14 बताई गई है ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यहाँ अयोग्यता किस कारणों का परिणाम है? उपकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता है, व्यक्तिगत कहानियाँ है, विचारों की परिवर्तनहीनता है या फिर उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विचारों की परिवर्तनहीनता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। ध्यान दीजिएगा, 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है? 70 से कम बताई गई है। तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे, यानी कि आप इन 10 छात्रों को, इन 10 बच्चों को किस समूह में रखेंगे, आपको इसके बारे में बताना है। प्रतिभाशाली छात्र में रखेंगे, पिछड़े छात्र समूह में रखेंगे, क्षीण बुद्धि वाले छात्र समूह में रखेंगे या फिर सृजनशील छात्र में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 70 से कम बुद्धि लब्धि है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्षीण बुद्धि वाले छात्र समूह में आप रखेंगे उन 10 बच्चों को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौनों को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों में मुँह जुबानी याद कर लेना या फिर माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए उन चारों विकल्पों में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? इसके बारे में आपको उन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो राइट आंसर होगा मिट्टी के एक खिलौनों को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? किसने माना है? कोहलबर्ग ने माना है, लेव वाइगोत्स्की ने माना है, जेन पियाजे ने माना है या फिर स्किनर ने माना है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। याद रखिएगा, बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकासात्मक मूल आधार लेव वाइगोत्स्की ने माना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि आप क्या कदम उठाएंगे अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ये कदम आप उठाएंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आपको बताना है जो रजनी में ये परिवर्तन आया है रजनी की लंबाई में, वो परिवर्तन आपके हिसाब से क्या होगा, यानी कि इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है या फिर रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रजनी की में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहेंगे कि रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक वृद्धि हो रही ना कि मानसिक। यदि मानसिक होती तो हम राइट आंसर लगाते कि रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर होगा कि रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहाँ पर बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ कब हो जाती है? 2 वर्ष की आयु तक के बाद हो जाती है, 5 वर्ष की आयु के बाद हो जाती है, 7 वर्ष की आयु के बाद हो जाती है या फिर माँ के गर्भ से ही होती है? तो बच्चे के जो विकास की प्रक्रिया होती है आरंभ, वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती। काफ़ी सरल सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है, साथ ही आपको चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लेना है और लाइक शेयर आपको जल्दी से इस वीडियो को कर देना है। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।